आरोप पत्र पर, चार्जशीट पर संज्ञान लेने का मामला दिल्ली की कोर्ट में था, ये कब से चल रहा है? 14 जुलाई 2025 को बहस पूरी हो गई थी और मामला टल गया। 29 जुलाई 2025 को अदालत बैठी, चार्जशीट लेने की बात हो रही है, फिर फैसला टल गया। अगस्त 2025 को अदालत बैठी, फिर फैसला टल गया। 29 नवंबर 2025 को फिर अदालत में मामला लेके ईडी पहुंची, साहब मेरी चार्जशीट ले लो, फिर मामला टल गया। अब ऐसा लग रहा है इस सबके बीच में ये तय था, ईडी को मालूम था, एजेंसी को मालूम था कि कुछ प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है ये भी मालूम होगा। इसीलिए ऐसा लगता है कि वो अक्टूबर के महीने में दिल्ली पुलिस ने एक फ्रेश एफआईआर इस मामले में की कि भाई ये तकनीकी मामला सामने आ सकता है कि आप एक प्राइवेट कंप्लेंट पर मेरे पास शिकायत लेके आ रहे हो, आपके पास कोई एफआईआर नहीं है। तो अब 16 दिसंबर को फाइनली दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया कि हम आपका केस जो है इसको हम फिलहाल इसकी चार्जशीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब ईडी के सोर्सेज से जो खबरें आई हुई हैं उस पर उन्होंने क्या कहा, उसमें कहा है कि यह तात्कालिक झटका हमारे लिए है, लेकिन हमारा केस बहुत मजबूत है। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर हमें केस कमजोर होने की आशंका पहले से थी, ये ईडी के सोर्सेज कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 2013 में भले ही पटियाला हाउस कोर्ट में शिकायत दाखिल की सुब्रमण्यम स्वामी ने, अदालत ने संज्ञान ले लिया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, ये भी वो कह रहे हैं। इसके बावजूद हमें लग रहा था कि ये टेक्निकल दिक्कत हमें आ सकती है, और प्रॉब्लम ये थी कि केस आगे बढ़ ही नहीं रहा था। केस में जिरह तो दूर, गवाहियां ही जो हैं वो पूरी नहीं हुई थी। तो अब ईडी कह रही है कि मेरा मामला ओपन एंड शट केस है। 2017-18 में नेशनल हेराल्ड में 80 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हमारे पास हैं। दिल्ली पुलिस की जांच जब पूरी हो जाएगी, हम ये अपनी चार्जशीट मनी लॉन्ड्रिंग की उसके साथ लगाएंगे, दोनों केस साथ साथ चलेंगे। अब त्रिपाठी जी, लेकिन वो 12 साल का क्या हिसाब है? ये जो 2013 से शिकायत के बाद से आज एजेंसी 2025 की एफआईआर के भरोसे है। कल भी हम ये बात कर रहे थे ना, थोड़ा सा पलट लें इसको सौरभ जी। 2013 से 2025 आ गया, न्यायपालिका आज इंतजार कर रही थी। एजेंसी तो जो काम उसको करना था वो उसने किया, ये भी सही। और उस वक्त तो न ये सरकार थी, न ये कह सकते हैं कि एजेंसी इस सरकार के दबाव में काम कर रही थी। 2012-13 से 2025 आ गया, सेशन कोर्ट से स्पेशल कोर्ट तक मामला चला गया, और उसकी जो पूरी आप देखें तो साफ साफ है कि क्या मसला है। पैसा इधर से उधर गया, हेर फेर हुई है। शेयर की कीमत कितनी थी और किस संपत्ति के बदले उसको दे दिया गया, कैसे हुआ, क्रॉस होल्डिंग पैटर्न वो साफ साफ दिख रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। गांधी परिवार की तरफ से कोई सहयोग नहीं किया गया, और जब से मोतीलाल जी का निधन हुआ बहुत स्पष्ट हो गया, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं। ऐसे कोई पार्टी और उसकी संपत्तियां चल सकती हैं क्या? और इस सब से ऊपर जो काम किसके लिए था, अखबार चलाएंगे, इससे एक चैरिटी वाला काम होगा, उसमें क्या किया गया, रेंट वसूला गया। ये तो सीधे सीधे फ्रॉड का, फोर्जरी का, मनी लॉन्ड्रिंग का, इतने तरह के मामले हैं। इतने दिनों में न्यायालय क्या प्रतीक्षा कर रहा था कि एफआईआर होगी, और अब एफआईआर हो गई तो इसके बाद इस पर बहस होगी। लेकिन हां, ईडी के लिए झटका है कि उसको इतने समय से क्यों नहीं आ रहा था कि यह तैयारी उसको करनी चाहिए थी। क्योंकि ईडी का बेसिक प्रीमाइस होता है कि किसी न किसी एफआईआर के आधार पर उठाती। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है तो वो पिक करते हैं, लेकिन कोई एक एजेंसी एफआईआर करना चाहिए, बिना किसी एक एजेंसी के नहीं कर सकती। जरा इसको एक सेकंड, जरा सर 10 सेकंड लूंगा। ओरिजिनल कंप्लेंट 2013 की सुब्रमण्यम स्वामी की, कोर्ट ने संज्ञान लिया। रिलीफ लेने के लिए गांधी परिवार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया, मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि ये केस ले लिया गया है, केस का संज्ञान लोअर कोर्ट ने ले लिया है, तो पूरी जुडिशरी को मालूम था कि ये केस चल रहा है। वो बात आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल ये बात कह रहे हैं, ठीक, ये इतनी बात हो गई। चलिए साहब, अब आ गया 2025 में हुआ कि साहब एफआईआर नहीं थी तो हम इसमें चार्जशीट नहीं लेंगे। दो मामले अलग अलग हैं, 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हथियाने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग तो 80 करोड़ की पकड़ रही है ना, अभी भी 80 करोड़ ही कह रही है ईडी। तो क्या अब ये जो अक्टूबर 2025 की दिल्ली पुलिस की जांच, वो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हथियाने की करेगी मोटा मोटा, और ईडी 80 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। लेकिन वही बात आ गई ना कि ये अब प्राइमरी जांच जो 13 में शुरू हुई थी वो दिल्ली पुलिस 25 में शुरू करने जा रही है। मैं तो वो 12 साल का हिसाब मांग रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, और इसे किसी 117 पेज का जजमेंट आया है,
और आपने सही कहा, 24 जुलाई को इस पर हियरिंग हो गई थी और 29 जुलाई 2025 को इस पर निर्णय आने वाला था। फिर जो है वो 8 अगस्त को हुआ कि 8 अगस्त को अब निर्णय आ गया। फिर हुआ कि नहीं, अब नवंबर 28 या 29 तारीख को इस पर निर्णय आएगा। और वो ये 3 बार टलता गया, मुझे लगता है। और फिर आकर के केस आकर के कहां ठहर गया, जहां 2013 में खड़ा था केस। तो ये भारतीय न्यायिक व्यवस्था की गलीच जो संस्था है, गलीच व्यवस्था, थोड़ा सा प्लीज। मैं आपको बता रहा हूं, वो इस पर एक टिप्पणी है कि आप एक प्रक्रियागत मैं बता रहा हूं उसे, प्रक्रियागत और सब्सटैंटिव जस्टिस 2 चीजें होती हैं, एक प्रोसीड्यूरल और एक सब्सटैंटिव। यदि गलत था तो कायदे से उसी समय यह खत्म हो जाना चाहिए था। और यदि इतने दिनों तक 13 साल तक हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, तो फिर मुझे लगता है कि इस प्रक्रियागत आधार पर एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं मानी जानी चाहिए थी। और यदि है ऐसा, तो यही कारण है कि इस देश में न्याय व्यवस्था के बारे में लोग कहता है कि वो इतनी खर्चीली व्यवस्था है, इतने लंबे खींचती है कि आप उससे न्याय की उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। इससे जुडिशियल सिस्टम एक्सपोज हुआ है, पूरी जुडिशियल सिस्टम इससे एक्सपोज हुआ है कि 13 साल केस चलते चलते आज आकर के कहां पर खड़ा है। लेकिन ये तो बात सही कही प्रोफेसर साहब ने ना, अब ईडी भी अक्टूबर 2025 की दिल्ली पुलिस की एफआईआर के भरोसे है, तो दिल्ली पुलिस तो अब शुरू कर रही है ना अपना काम। बिल्कुल, तो मतलब अब सब कुछ नए सिरे से होगा। निश्चित रूप से जब दिल्ली पुलिस ने जो मामला दर्ज किया, और जो ईडी का भी मानना था, ये डर था कि भाई सुब्रमण्यम, हालांकि ये बता दो, इसको चैलेंज करने जा रही है हाई कोर्ट में ईडी। बिल्कुल, और जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज किया था, ये लग रहा था कि बाद में भाई वो उनके कारण ये केस वीक होगा, या वो विड्रॉ कर सकते हैं या किसी तरीके से इस मामले को कमजोर कर सकते हैं। तो फिर दिल्ली पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया है। और ईडी को जब लगा कि भाई अगर हम जा रहे हैं और हमें इस बात के लिए कोर्ट से डांट पड़ेगी कि भाई पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बिना एफआईआर के आप ईडी ने जांच कैसे शुरू कर दी, क्या किसी संस्था ने इसके एफआईआर दर्ज की है, तो मुझे लग रहा है कि ईडीआई को लगा होगा कि हमसे एक भारी ऐतिहासिक भूल हो गई है और इस मामले में हम कोर्ट में टिक नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा भविष्य में यह मामला बना रहे, इसके लिए पहले दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करा दी जाए। अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर के आधार पर अब दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाएगी, वो उनसे बातचीत होगी। उसके बाद में लगता है कि ईडी अब नए सिरे से इस मामले को लेकर जाएगी। लेकिन ईडी जैसी एजेंसी और इतने तमाम बड़े सीनियर एडवोकेट जनरल है, इतने सलाह देने वाले लोग, उन्हें क्या इतनी बेसिक प्रिंसिपल नहीं पता था कि भाई जिस आधार पर आप जॉब कर रहे हो वो कोर्ट के अंदर नहीं टिकेगा। ये उल्टा पूछ रहे हैं, ये लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया तो वहां किसी को नहीं पता चला कि किसकी शिकायत पे हो रही है जांच। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो आप छोड़िए, एजेंसी तो आपको न्याय दिलाने के लिए जा रही थी ना कि भाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपराधी, हम प्रूव करेंगे। तो आपको तो अपना होमवर्क पक्का करना चाहिए था ना।